दोस्तों, कारनामा के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का कारनामा थोड़े भारी मन के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद, आतंकी धमाके के बाद, फिदाइन हमले के बाद ये पहला कारनामा है। सवाल यह है कि वो तो एक आतंकी धमाका था, फिदाइन हमला था। सुरक्षा जांच एजेंसियों की बात माने तो ऐसे 32 कार बम ब्लास्ट होने प्लान किए गए थे। इस कार धमाके से पहले भी धरपकड़ शुरू हो गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है इसे। डॉक्टर्स हैं सारे। हमने देखा गुजरात से आतंकी पकड़े गए, हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए, जम्मू कश्मीर से पकड़े गए। दिल्ली में लगातार धरपकड़ जारी है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बहुत डराने वाले, बहुत चौंकाने वाले हैं। 32 कार बम धमाके किए जाने थे। सोचिए अगर ये हो जाते तो क्या होता। आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान कारनामा में हम सफ़र हैं, जो कि एक बहुत नामचीन हिस्टोरियन हैं, इतिहासविद हैं और एक बहुत सुलझे हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। किसी आइडियोलॉजी पर नहीं चलते, तथ्यों पर चलते हैं। मैंने आज उन्हें अपना हमसफ़र कारनामा का इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो जांच एजेंसियों ने इन आतंकियों को पकड़ने के बाद खुलासा किया है, उसमें एक बहुत अहम खुलासा ये है कि जो 32 जगह बम धमाके होने थे, उनमें से एक जगह अयोध्या का राम मंदिर भी था, दूसरी जगह काशी विश्वनाथ का मंदिर था, तीसरा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि थी। अब चूंकि मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं कारनामा में आपका। जय हिंद। जय हिंद सर। अनुराग जी, बहुत मुखर होकर के बोलते हैं आप। कई बार लोगों को लगता है कि आप गुस्से में आ गए। मैं आपके गुस्से का कारण भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले सर, क्योंकि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में इतिहासविद आपको बताया है, जो कि आप सबसे पहले जाने जाते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट से पहले भी आप हिस्टोरियन हैं। सर, ये जो विवाद है, बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए ये पूरा मॉड्यूल तैयार हुआ। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक बाबरी मस्जिद, अयोध्या का राम मंदिर, ऐसा लगता था विवाद सुलझ चुका है, राम मंदिर वहां बन चुका है, भव्य राम मंदिर, लेकिन लगता नहीं है कि वो विवाद सुलझाए। सबसे पहले बीइंग अ हिस्टोरियन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर धमाका काशी विश्वनाथ में होता तो उड़ती तो ज्ञानवापी भी, अगर कृष्ण जन्मभूमि में धमाका होता तो उड़ती उनकी मस्जिद भी। तो फिर आखिर इन धमाकों का मतलब क्या होता? या फिर अगर बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए आप अयोध्या का राम मंदिर उड़ाना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ उड़ाना चाहते हैं, कृष्ण जन्मभूमि उड़ाना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या संदेश है, क्या मतलब? अनुराग जी, जवाब तो आपने खुद दे दिया। अच्छा, अरे जब आपने कहा कि उसके साथ वहां मस्जिद भी उड़ती, हाँ मथुरा के अंदर जी, वो काशी में ज्ञानवापी भी उड़ती, जी जी जी, तो जवाब साफ है हाँ कि इनके लिए मस्जिद वस्जिद इसका कोई भी महत्व नहीं है। अरे और ये जो बाबरी है, ये एक इनका साइकोलॉजिकल, जो जिसे आप कहेंगे मनोवैज्ञानिक टूल है, हाँ। कि इस टूल के ऊपर आप लोग को भड़का के और जो भी अपना आप आतंकी गतिविधि करते हैं उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये इनका, मेरा इसके पीछे पूरा, क्योंकि देखिए मैं इस पूरे आतंकवाद को जो है, हाँ। मैं इसको क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखता कि लोग कह देंगे जी आज मुजफ्फरनगर में हो गया, कल वहां संभल में हो गया, परसों कश्मीर में हो गया। नहीं, ये एक ओवरऑल जो चीज दुनिया के अंदर चल रही है। आप मत भूलिए कि आईएसआईएस ने एक नक्शा बनाया था जी, जिस नक्शे में उन्होंने मध्य एशिया से लेकर के और नीचे इंडोनेशिया तक पूरे नक्शे को हरा करके रखा, ठीक, कि इसको हम अपना वो इस्लामिक वो बनाएंगे। और उसमें सिर्फ 6 देश बचते, भारत बचता है, नेपाल बचता है, भूटान बचता है, श्रीलंका बचता है, अच्छा, थाईलैंड बचता है और बर्मा बचता है पूरे उसके। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इन देशों के अंदर ये क्या क्या कर रहे हैं। बर्मा में तो बर्मा वालों ने जवाब दे दिया जब बौद्धों के ऊपर इन्होंने शुरू किया, रोहिंग्या, तो उन्होंने बर्मा वालों ने जम के जवाब दिया। ठीक है। ये नहीं कर पाए वहां पे। हाँ श्रीलंका में ये नहीं कर पाए, हाँ, कोशिश के बाद में। ठीक है। नेपाल में इनकी पैठ मौजूद है, हाँ, लेकिन नेपाल में ये इसलिए इस चीज को नहीं कर पाते, उधर चीन है। अच्छा, और चीन, देखिए चीन और पोलैंड, ये 2 ऐसे देश है दुनिया में जो इस आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। और चीन की अगर आप नीति देखेंगे तो अपने यहाँ तो उसने ऐसी तैसी कर रखी है इनकी, उलगार्स की, कि मस्जिद तक तोड़ के उसने डांसिंग बार बना दिए हैं, दाढ़ी नहीं रखने देता है, वो पजामा नहीं पहनने देता 2 इंच ऊपर वाला जो है, और बाहर आतंकियों को सपोर्ट करता, हाँ, हमास और हिजबुल्लाह को और इनको। बच्चों का नाम भी शायद वहां बिना परमिशन के नहीं रख सकते। तो भैया मुन्ना भाई बाहर लगे रहो, हाँ, मेरे को छोड़े रखो।
और इसका एक सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देना चाहता हूं हाँ, कि कोई भी ये आतंकी संगठन है, हाँ, ये जो पाकिस्तान है, हाँ, जो हमेशा इस्लाम की दुहाई देते हैं कि इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, इस्लाम के नाम पे ये हो गया, जी, इनको ये नहीं दिखाई देता कि चीन में क्या हो रहा है इस्लाम के साथ। हाँ, समझिए आप? जी। तो इसलिए ये एक बड़ी अलग किस्म की एक वो है। मेरा तो ये मानना है कि ये सब के हिजबुल्लाह, हमास, हूती, लश्कर वश्कर, ये जो अलग अलग 85 नाम है इनके, हाँ, ये दिखावे के लिए। अच्छा, इनका कमांड सेंटर एक है, ठीक है, और कमांड सेंटर का मैं इनका जो वो कमांडर इन चीफ है इस समय, जी, वो मैं तुर्की को मानता हूँ। हाँ, तुर्की इनका कमांडर इन चीफ है, और पाकिस्तान जो है वो इनकी फैक्ट्री है आतंकी बनाने की। अच्छा, जहां पे वो आतंकी बनाए जाते हैं, उन आतंकियों को फिर ट्रेन किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, हाँ, और फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाहर दूसरे देशों के अंदर। क्योंकि जिस भी देश के अंदर आप देख ले, एक ना एक लिंक पाकिस्तान से टेररिस्ट का मिलेगा पूरा का पूरा। तो इसलिए जो भारत में हो रहा है जी, अलग अलग जगहों के ऊपर, हाँ, हाँ, जो इन्होंने अभी दिल्ली ब्लास्ट के रूप में किया है, सबसे पहले मैं अगर आप कहें तो इस पे एक और चीज विस्तृत रूप से कहना चाहता हूं, हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी। एजेंसियों का फेलियर है, ये अनपढ़ जाहिल लोग जो है, जिनको मालूम नहीं कि एजेंसी कैसे वर्क करती है। अरे भाई, तुमने तो चिल्ला के कह दिया एजेंसी फेल कर रही है। उन एजेंसी वालों से पूछो जो बेचारे 24 घंटे सालों साल अपने परिवारों से दूर रह करके, जी, और जिनको कभी कोई पदमा और तगमा भी नहीं मिलता, कोई ऑनर भी नहीं मिलता, वो किस तरीके से देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। आतंकवाद जो है एक इतिहास के तौर पे विश्व के अंदर जी, कहीं भी खत्म नहीं हो पाया है। एक रेड ब्रिगेड छोड़ दीजिए जर्मनी की, क्योंकि जिस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, हाँ, और जिस तरीके की सपोर्ट मिलती है। ठीक है, अब सबसे पहले कारण आप देखिए कि पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि वो भारत से कोई भी सीधा युद्ध नहीं जीत सकता। 3 युद्ध लड़के 3-4 उसने देख लिया, हाल देख लिया। तो इसलिए उसको ये आतंकवादी युद्ध चलाना उसके लिए ज्यादा आसान है। आपने चर्चा में कई बार इस्लामिक आतंकवाद कहा, क्या हाँ। कोई और भी आतंकवाद होता है, या फिर आप आतंकवाद को सिर्फ इस्लाम से जोड़ते हैं? नहीं, देखिए, मैं पूरे मुसलमान या पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं करूंगा। हाँ, इसीलिए मैं इस्लामिक वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं इस्लाम का आतंकवाद नहीं कह रहा हूं। इस्लामिक आतंकवाद से मेरा मतलब यह है कि जो लोग इस्लाम का नारा लगा करके जी, और इस्लाम का नाम के ऊपर जी, आतंकवाद कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, और इस पे ये एक मानसिकता है, जी, जो मानसिकता तब से उभरी 8वीं शताब्दी से। अच्छा, ये बात आई गजवे की। हाँ, हाँ, अब गजवा क्या है? आपने गजवा हिंदुस्तान करने की बात की। मैंने बार बार एक बात कही कि जितने भी ये आक्रांता भारत की तरफ आए, ये गजवाए जयपुर करने, गजवाए जोधपुर करने, गजवाए गुजरात करने नहीं आए थे। ये गजवाए हिंदुस्तान करने आए थे। अच्छा, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद जो आया है इनका, और सिंध से शुरू होता है ये सबसे पहले, मीर कासिम के उससे, और आखिर तक चलता है। और जितने इधर पंजाब की तरफ से आते थे, वो भी देखिए ये नहीं पूछते थे कि भाई तुम जाट हो या तुम अहीर हो या तुम सिख हो या राजपूत हो, वो सिर्फ तुम्हें काफिर मानते थे। काफिर मानते थे और काफिर मानते थे। अब सवाल ये आता है कि जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि साहब इस्लाम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पहला बात मेरा उनसे सवाल ये है कि 1-2 देशों को छोड़ दीजिए जी, जैसे मलेशिया हुआ या एक कोई और छोटा मोटा, हाँ, मुझे मुझे दुनिया में एक देश बता दीजिए जहां इस्लामिस्ट प्रचार बिना तलवार के हुआ। अच्छा, एक देश बता दीजिए, ये 2 को छोड़ के। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ कि अपने उसका हमें बनाना है, अच्छा, तो उसके लिए जो गजवा शब्द आया है और गाजी जो शब्द बना है इससे, हाँ, गाजी का क्या मतलब है? गाजी का मतलब है इस्लाम का वो सिपाही जो काफिरों को कत्ल करके या उनका धर्म परिवर्तन करके या उनको गुलाम बना के फतेह हासिल करता है, तो गाजी कहलाता है। आप बार बार काफिर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कई मुस्लिम स्कॉलर्स से इस शब्द को लेकर के चर्चा कर चुका हूं। मैंने कहा कि आपके इस्लाम के मानने वाले ही जो हैं वो इससे अलग हैं,
जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उनका नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। बताएं। काफिर इस्लाम में भी होते हैं, जो झूठ बोल रहा है, जिसके मन में पाप है, वो काफिर है। तो आप काफिर को हिंदू क्यों समझते हैं? मुझे एक बात बताइए हाँ। अनुराग जी, अगर काफिर इस्लाम में भी होते हैं हाँ। तो कितने ऐसे काफिर हैं जो इस्लाम के अंदर काफिर हैं जिनके अगेंस्ट इन्होंने फतवे पढ़ दिए हों? नहीं, फतवे तो आते रहते नहीं, हैं नहीं, कभी। नहीं, काफिरों के खिलाफ। हाँ। जिसको काफिर कह के, हाँ। अगर वो साइना मिर्जा के खिलाफ इन्होंने फतवा पढ़ा था हाँ। कि वो टेनिस खेलती है वो छोटी पैंट पहन के, हाँ। तो काफिर कह के नहीं पढ़ा था। अच्छा। अगर ये कहते हैं कि काफिर जो ये बता रहे हैं अपनी डेफिनेशन से, जिसने आतंक किया वो काफिर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप उस आतंकी के खिलाफ क्यों नहीं? मैं ये मानता हूं कपिल जी कि जिसने आतंक किया, जो फिदाइन है, जो आतंकी है, वो इस्लाम को तो फॉलो ही नहीं कर रहा, कुरान पाक की नसीहत पर चल ही नहीं रहा, तो काफिर ही तो हुआ। मैं तभी तो कह रहा हूं। हाँ। तो इनके खिलाफ बजाय इनको आकर के इनकी वो हक में खड़ा हो जाने के, आप क्यों नहीं इनके खिलाफ फिर फतवे जाहिर करते? ये तो आप ही की कौम को बदनाम कर रहे हैं ना। फिर देखिए, अतीकुर रहमान जी से मेरी बात हो रही थी अच्छा परसों एक चैनल पे। हाँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। उन्होंने कहा हमें ये चिंतन शुरू हो गया है। हाँ। हाँ। कि अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें सड़क पर आना तो होगा। हमें सड़क पे आना होगा और ये कहना होगा कि ये आतंकी। यही आज मेरा देश में कहना है कि बजाय ये जो चिल्लाते हैं लोग कि सरकार क्या कर रही है, एजेंसी क्या कर रही है, अरे भैया आप इकट्ठे होकर इस मुहिम के लिए क्यों नहीं निकलते? जहां जहां से ये आतंकी आपको लगता है पैदा हो रहे हैं, आज वो चिल्ला रही हैं कि कश्मीरियों को बदनाम मत करो। महबूबा मुफ्ती जो है वो तो मैं तो उसे जिहादिन मानता हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ इस बात को। हाँ। क्यों, मैं बहुत बड़ी, मैंने वीडियो भी बनाए हैं, बहुत इसकी हिस्ट्री में जानता हूँ पूरी। मुझे तो अपने पे शर्म आती है कि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए 89 के इलेक्शन में उधर मुजफ्फरनगर से जब ये लड़े थे और होम मिनिस्टर बने थे, मैंने इनकी कन्वेंसिंग की थी और भाषण दिए थे जाके मुजफ्फरनगर के। अच्छा। मुझे शर्म आती, क्योंकि फिर जब देखा अपनी बेटी का वो फेक किडनैपिंग करा दिया कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहां किया गया इनकी होम मिनिस्टरशिप के अंदर, थोड़ी अब ये कहती है कश्मीर में ये हो रहा है। हाँ। मुझे एक बात बताइए, यही महबूबा मुफ्ती कितनी बार कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के बीच में ये निकली है, मोहल्ले मोहल्ले में वहां की महिलाओं को समझाने को कि अपने बच्चों को रोको आतंकवादी बनने से, बंदूक उठाने से। किसी कॉलेज में जाके इन्होंने कहा कि आतंकवाद की तरफ नहीं जाना। मैं मान लूंगा कि तुम आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन पर वो ऐसा करेंगी तो मुझे लगता है उनकी भी जान को खतरा है। अरे नहीं साहब, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। अच्छा। उनकी बस ये है राजनीति खत्म होनी शुरू होगी, वो तो हो ही गई है। खैर नहीं, अगर वो पाकिस्तान, जैसा आपने कहा, पाकिस्तान के इशारे पर चलते हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, तो नहीं कर सकती ना, तभी तो बता रहा हूँ। तो कैसे कर सकती? इसीलिए नहीं करती है। क्यों नहीं करती है भाई? अगर जान के खतरे की बात है तो मैं बेनजीर भुट्टो की तारीफ करूंगा कि वो जो जानते हुए भी कि पाकिस्तान में आतंकी उसके साथ क्या कर सकते हैं, वो आई थी पाकिस्तान में लौट करके प्रजातंत्र की रक्षा के लिए और उसको बम से उड़ा दिया था। गोली मार नहीं, बम से उड़ाया था सर। अच्छा, बेनजीर भुट्टो। हाँ, बेनजीर भुट्टो बम से उड़ाया था। उसके बाप को फांसी दी थी, इसको बम से उड़ाया था। वो तो इतिहास है खैर उनका पूरा उस तरीके का, लियाकत अली के कत्ल के समय से। जी। खैर, तो अगर महबूबा मुफ्ती तुम ये चाहती हो कि कश्मीर की हालत सुधरे, तो कश्मीर के आवाम में भी तो जाओ जरा। खाली सरकारों में चिल्लाने से क्या होता रहेगा? और आवाम जो है, लेकिन अगर वो सब आवाम में नहीं जा रही, अगर वो लोगों में नहीं जा रही और सरकार पर सवाल उठा रही हैं, तो क्या सरकार पर सवाल उठाना गलत है? मैं ये कह रहा हूं कि वो आवाम में नहीं जा रही, वो गलत है। लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती सरकार पर सवाल उठा रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? देखिए, मैं सरकार पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत नहीं मान रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप सरकार पे सवाल उठाती है कि सरकार ने ये क्यों नहीं किया। ठीक है, लेकिन आप किस तरीके से उस सवाल को उठाती है? जैसे आप उठाया दिल्ली ब्लास्ट को लेके इन्होंने कि हमारी कश्मीरियों की मुसीबत, लाल किले के सामने जाकर के ब्लास्ट। कश्मीरियत की गूंज है, कश्मीरियत की जो लाल किले के आगे ब्लास्ट हुआ है। तो इसको फिर मैं कैसे मान लूं कि ये जिहादिन नहीं है और पाकिस्तानी नहीं है? मुझे एक और चीज बताइए, इससे बड़ा प्रेम है ना कश्मीरियों से, है जी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, उसमें कभी नहीं हुई थी। वहां विकास की क्या स्थिति है, स्कूल कॉलेज अस्पताल की क्या, और सब छोड़िए, राजनीति तो छोड़िए, स्कूल कॉलेज अस्पताल की क्या स्थिति है, व्यापार की क्या स्थिति है, वहां पे मानव अधिकारों की वहां पे क्या स्थिति है, वो इसको दिखाई नहीं देते क्योंकि पाकिस्तानी चश्मा पहन रखा है। तो पाकिस्तानी उससे देखेंगे। या पीओके की समस्याओं की बात अगर महबूबा मुफ्ती से करेंगे तो वो तो कह देंगे कि भाई अमित शाह ने कहा था पीओके लेके रहेंगे, तो ले लो, सरकार की जिम्मेदारी है। बात आ गई ना। तो तुम्हारा कश्मीर से कोई प्रेम नहीं है। देखिए, ये इसकी एक मैं और तुलनात्मक अध्ययन आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि बांग्लादेश से अभी 3-4-5 महीने पहले
वो वहां के कट्टरपंथियों ने फतवे जाहिर किए थे हाँ कि हम गजवाए बिहार करेंगे, गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे, गजवाए जी हिंदुस्तान करेंगे। हाँ तो मैंने एक सवाल पूछा एक प्रवक्ता से डिबेट के अंदर। अच्छा मैं कहा भाई आपके जो नेता हैं हाँ उन्हें तो बिहार की बहुत बड़ी चिंता है, लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को। तो मैं कहा जब ये बांग्लादेशी मुल्लाए चिल्ला रहे थे हम गजवाए बिहार करेंगे, हाँ तब ये कहाँ चुप गए थे? हाँ तब इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया कि भाई ठीक है आके दिखाओ, हिम्मत है, हम बिहार के हैं, तुम रुक करके देख लो। या उत्तर प्रदेश वाले आजम खां या ये जितने भी हैं, मतलब हाँ इनके मुंह से क्यों नहीं निकला किसी के? वो राशिद अलवी जो चिल्लाते हैं तब इनके मुंह से क्यों नहीं निकला? अब तो दलवई भी बोल रहे हैं। दिल्ली बोल रहे, बता कह रहा हूँ ना, इनके किसी के मुंह से भी आप देखिए कि एक भी क्यों प्रियंका गांधी के मुंह, प्रियंका गांधी बैग लेकर के जा सकती है पार्लियामेंट में हमास का, फिलिस्तीन का, हाँ है? कभी उसके मुंह से उस पे निकला कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, हमास ने क्या किया? मैं किसी भी इंसानी जान के जाने के खिलाफ हूं, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे बॉम्बिंग में हो, चाहे इजराइल की बॉम्बिंग में हो, किसी में भी हो। लेकिन आप दोनों पहलू तो देखिए। आप एक चीज देखिए, ये इंटेलिजेंस एजेंसी की फेलियर की बात करते हैं। इजराइल को मालूम था कि हमला होना है, नहीं रोक पाया ना 7 अक्टूबर को। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी पे इनपुट आना, हमारी एजेंसी देखिए, एक बार मैं कई बार समझता हूँ ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि साहब दिल्ली में अलर्ट डिक्लेयर कर दिया, पंजाब में अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। भाई साहब हम तो 24 घंटे अलर्ट है, हमारी एजेंसी 24 घंटे अलर्ट है। हमारा जवान 24 की जगह 26 घंटे बॉर्डर पे खड़े होकर देश को बचा रहा है। तो ये तो खैर पब्लिक कंजम्पशन के लिए कि जी आज अलर्ट ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन उस अलर्ट के बावजूद भी जब इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो कोड्स इस्तेमाल होते हैं, जो चीजें होती है, किस तरीके से इनपुट होती है इस तरीके की, आप नोट करिए। तो उसको डिकोड करने में, उन चीजों को करने में, और कई बार मैं एक चीज मानता हूं कि हमारी थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की भी प्रॉब्लम है। मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं। मैं बताता हूं आपको, उदाहरण देके बताता हूं। नक्सलाइट मूवमेंट जब शुरू हुआ, मेरा ये मानना है भारत के खिलाफ आतंकवाद सबसे पहले चीन ने शुरू किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। अच्छा, लोग उसको नक्सलाइट कह देते, लेकिन क्या था मुझे बताइए? आतंकवाद नहीं था कि वहां पे लिबरेशन आर्मी बनवाना, नागालैंड की, असम के अंदर वो बनवाना है, ये नक्सलाइट बनवाना, उनको आर्म्स देना, ट्रेनिंग देना, ये तो चीन ने शुरू कराया ना सबसे पहले। उसको हम लोग भूल जाते हैं। अब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जब ये नक्सलाइट कॉरिडोर बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने लगातार इस चीज की रिपोर्ट्स दी कि इसको रोका जाए। लेकिन हमारी सरकारों ने बजाय इसको रोकने के, इसके खिलाफ उस समय सख्त एक्शन लेने के, जो आज हो रहा है, इसको फैलने दिया। और ये कॉरिडोर बढ़ता बढ़ता उड़ीसा भी पहुंच गया, छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया, बिहार भी पहुंच गया, मध्य प्रदेश में भी पहुंच गया, महाराष्ट्र में भी पहुंच गया, आंध्रा में भी पहुंच गया। दूसरी समस्या क्या है मैं बताऊं आपको। पाकिस्तानी है, कनाडा के नेशनल बन गए, कनाडा की सिटीजनशिप ले ली। अब आपने एज कैनेडियन सिटीजन इंस्टीट्यूट से फेलोशिप लेके आ गए इंडिया के अंदर। कर लीजिए, आप क्या कर सकते हैं? रोक लीजिए उनको, वो तो स्टाफ में भी नौकरी दे देंगे, उनको बिठा देंगे ला करके। अब वो पाकिस्तानी तो रहे नहीं, अब वो पाकिस्तानी रहे नहीं, कैनेडियन। और आपके वीजा फॉर्म में एक फॉर्म होता है कि आपकी पहले नेशनलिटी क्या थी, वो नहीं दिखाता, आप क्या कर लेंगे? यही स्थिति टर्की के साथ है। मैं लगातार टर्की के ऊपर ये कह रहा हूं कि जो ये टर्किश लैंग्वेज के फेलोशिप दिए जाते हैं कल्चर सेंटर के नाम पे, जितने बच्चे यहां से जाते हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनके वहां अलकायदा वालों से मिलाया जाता है और इनसे ISIS वालों से मिलाया जाता है। और अब जा करके वो टर्किश कनेक्शन इनके सामने। ठीक है सर, आप तो बड़े दूर का कनेक्शन बता रहे हैं, मैं आपको बहुत पास का कनेक्शन बताता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ जिन्ना की तस्वीर लगी है। 2014 से मोदी जी की सरकार है, योगी जी वहाँ बैठे हुए हैं 2017 से। चलिए योगी जी के हक में नहीं आता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र के अंतर्गत आती है। वहाँ जिन्ना की तस्वीर क्यों लगी हुई है? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि AMU से भी कोई मॉड्यूल पकड़ में आए या AMU पर भी कोई विवाद हो, तब जाकर के हम कहेंगे देखिए जिन्नावादी सोच को यहाँ बढ़ावा दिया जाता? आप तो खाली जिन्ना की फोटो की बात कर रहे हैं, मैं तो थोड़ा और आगे इतिहास बताना चाहता हूँ। किसने बनाई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सैयद अहमद खान ने बनाई थी जी। पहले मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बना के अंग्रेजों के वो थे नौकरी पे, बिजनौर के अंदर होते थे पोस्टेड।
जब 1857 हुआ था। अंग्रेजों के पेरोल पे थे। हाँ। इनकी 1857 में लिखी हुई जो किताब है, उस किताब को पढ़ लीजिए आप। अच्छा। एक बार जब भी मैं बोलता हूं उसमें से कोट करना शुरू करता हूं ना, लोग कतरा के भाग जाते हैं। अच्छा। वो क्या लिखते हैं कि जिन्होंने भी 1857 में मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जिन मुसलमानों ने हिस्से लिया था ये जुलाई और कसाई थे, बदमाश और बज्जात, बज्जात शब्द यूज किया है उन्होंने। अच्छा। ठीक है। और जब ये मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बनता है तो उसके बारे में कहते हैं दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्के वालास। अच्छा। एरिस्टोक्रेसी का मेरे शब्द नहीं है ये। अच्छा। उसके बाद 57 वाली किताब में क्या लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक होके रह ही नहीं सकते, तो अंग्रेजों ने इनको एक यूनिट पे पोस्ट करके इन्हें साथ साथ कर दिया। अंग्रेजों को तो ये चाहिए था कि जैसे नादिर शाह ने डिवीजन बनाई थी ईरान के अंदर कि ईरानियों की अलग, अफगानियों की अलग, हाँ। उस तरीके की यहाँ बनाते कि ये एक कभी ना पाए और एक दूसरे के कारण इस्तेमाल हो चुके। तो डिवाइड एंड रूल को तो सबसे पहले ये प्रोपोगेट कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे ठीक है, हैं। अच्छा। बन गया, हो गया, लेकिन ठीक है। अब तो आपकी सुनिए सरकार ना, है 2014 अब जो से, अब तो हटवा सरकार दीजिए उस है, तस्वीर देखिए को। सरकार, आप तो ये कह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देश का संविधान की ये हल्ला मचाते हैं सबसे ज्यादा अलीगढ़ वाले। संविधान रिजर्वेशन है क्या वहां पे? ओबीसी, एससी, विमेन, ना एडमिशन में और ना जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं है। मैंने 85 बार इस चीज को रेस किया है कि सरकार कैसे ग्रांट दे रही है, यूजीसी कैसे ग्रांट दे रही है इस यूनिवर्सिटी को, एमएचआरडी कैसे ग्रांट दे रही है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज को जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने फ्लाउट किया हुआ है। तो तस्वीर तो बहुत छोटी चीज है हजूर। और देखिए, ये तो आप और बड़ा ब्लंडर आप बता ये रहे कह रहे हैं, हैं। मैं एक और ब्यूरोक्रेसी का आपको नमूना देता हूं। हाँ। जो हमारे ब्यूरोक्रेट है, हाँ। 2020 में, ठीक है। ये जब हटी है अपना 370, अगस्त में हट गई थी शायद जी। तो एक सेमिनार हुआ कश्मीर में अक्टूबर में, 21-22 अक्टूबर को जी। और ये केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कराया गया सेमिनार था। ठीक है। कश्मीर को लेकर ही था क्योंकि 21 अक्टूबर को रेडर आए थे और वो पाकिस्तानी सेना आई थी। तो वहाँ स्पीकर्स में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह थे, आजकल गवर्नर हैं, जनरल बख्शी थे, मैं था, आशुतोष भटनागर थे, कई और लोग थे ऐसे। तो वहां इन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई हुई थी। तो उस एग्जीबिशन में जब हमारी नजर पड़ी तो वहां लियाकत अली की फोटो लगी हुई बड़ी 6 फीट की। अच्छा। वहां पे ब्रिगेडियर अकरम जो लीड करके लाया था सबसे पहले पाकिस्तानियों को, इन रेडर्स को, उसकी कलर्ड फोटो लगी हुई 5 फीट की। हमारा तो वहां खराब हो गया, ये क्या हो रहा है? तो वो लोग मुझसे बोले कि भाई कपिल जी आप कहो। मैं कहा जी मैं बोलूंगा तो फिर ये राजनीति शुरू कर देंगे, मैं तो वैसे ही बहुत बदनाम आदमी हूँ। राघवेंद्र सिंह होते थे उस समय वहां पे, अच्छा, कल्चर सेक्रेटरी। ये साहब गए, मेरी कंप्लेंट के ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी खुली इनकी, रातों रात इनको फिर मोदी जी ने हटाया था 5 पोस्ट से। अच्छा। और पीएमओ से ऑर्डर करके इंक्वायरी हुई थी। हालांकि वो अलग चीज है कि आईएएस लॉबी इतनी स्ट्रांग होती है कि तब से हम पागल हो गए हैं डिक्लेयर्ड। तो इन्होंने वो चीज रेस की गई। हाँ। पीएमओ में भी शिकायत हुई उसकी। आप समझते हैं बाहर पब्लिक में वो चीज चली जाती तो क्या हाल होता उस समय? जी। तो क्या जवाब देते हैं? इट वॉज ए टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर। और टेक्निकल एरर क्या थी? पैसा खाते हैं ये लोग, प्राइवेट एजेंसी को दे दिया एग्जीबिशन बनाने को, किसी हिस्टोरियन को इन्वॉल्व नहीं किया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया। उन्होंने बिठा रखे हैं वो ग्राफिक आर्टिस्ट, और वो उन्होंने गूगल पे मारा इंडो पाक वॉर कश्मीर 1947, सामने आई अकरम ब्रिगेडियर की फोटो, लगा दी उठा करके। और कई हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, इनको अपने बच्चों को कनाडा में फेलोशिप दिलवानी है, अमेरिका में फेलोशिप दिलवानी है, या किसी रिश्तेदार को दिलवाना है। तो ये क्यों ऐसी चीजों पे, जो एकेडमिक टेररिज्म चल रहा है और आर्मी ये चीजें हो रही हैं, इन पे एक्शन क्यों होगा? मैं आपको एक बताता हूं, मैं बहुत खुल के बोलता हूं, बताऊं आपको। मैं फेडकूटा का प्रेसिडेंट था, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन का, 1999 के अंदर। ठीक है। 99 या 98 की बात है।
मुरली मनोहर जोशी जी के कमरे में बैठ करके मैंने कहा था, जब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत खोलने जा रहे थे, मैंने कहा मुझे जोशी जी एक बात बताइए कि कल को अगर किसी आतंकवादी संगठन ने अपनी यूनिवर्सिटी या किसी गार्ब के अंदर बना ली, हाँ, आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हाँ, और अब मुझे ये अल-फलाह पे हाँ। अपने वो अल्फाज याद आ रहे हैं। लेकिन आपने एक बड़ी गंभीर बात बताई, सिर्फ जिन्ना की तस्वीर ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने कहा तमाम अनियमितताओं के बावजूद, नॉर्म्स को फॉलो ना किए जाने के बावजूद भी ग्रांट मिल रही है। तो ये तो सरकारी मशीनरी का लूप होल है पूरी तरीके से। किसी में हिम्मत नहीं है कि उनसे कह तक दें कि तुम रिजर्वेशन करो। डर किसका है? डर किसका है? वही बात आ जाएगी, वोट बैंक दूसरा आ जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक अगर हम माने राजनीतिक विश्लेषकों की बात, तो वो कहते हैं कि भाई मोदी सरकार मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे बैठी नहीं है, उसको कोई मुस्लिम वोट ना दे फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वोट बैंक कहां से आ गया? मैं तभी नहीं, मैं इस सरकार के लिए वोट बैंक नहीं कह रहा हूं। अच्छा, पिछली सरकारों के लिए वोट बैंक। पिछली सरकारों का अब बचा क्या है अभी फिलहाल? और तो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और इन सरकार को मैं नहीं समझ पाता कि क्या डर है इस चीज का, क्योंकि एक यही नहीं, कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पे एक्शन नहीं है। और इस इशू पे आप देखिए कि अलीगढ़ के ऊपर ये एक्शन लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ इनका डर यही होगा कि दुनिया भर में यही होगा कि साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया की एक फेमस, और वो उसको दबाया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मैं तो इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी अपने नॉर्म्स पर चले, बिल्कुल चले, वहां से जिन्ना की तस्वीर हटाई जाए, इसमें कोई क्या टारगेट कर रहा है उसको? इसमें क्या दिक्कत है? पर ये तो सरकार करवा सकती है। नहीं, रिजर्वेशन लागू किया जाए। तो वही ये देखिए, दलित मुस्लिम अलायंस की बात करते हैं, वो वासी भी करते हैं और तमाम करते हैं। ये दलित मुस्लिम अलायंस हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि तुम्हारे जो इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी के, वहां पे तुम दलित को रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं हो, वो भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ये हंसी आती है जी। मुस्कान जी, 47 में जब बंटवारा हुआ, और जो लाहौर और रावलपिंडी से दलित आना चाहते थे हिंदुस्तान, उनके सिर पे बंदूक रख दी गई थी। अच्छा, कि तुम यहां से चले गए तो हमारी मैल कौन उठाएगा? जोगेंद्रनाथ मंडल गए थे, लॉ मिनिस्टर बनाया था जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान का, वो भाग के जो आए हैं फिर 4 साल बाद। उनकी वो लेटर पड़ी हुई है वेबसाइट के ऊपर, रेजिग्नेशन की जो लेटर। अब बात करते हैं। एक बहुत अहम सवाल मेरे मन में है, अक्सर ये कहा जाता है कि मदरसों में आतंक की ट्रेनिंगें दी जाती हैं, आतंक की शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा के नाम पर वहाँ आतंकवाद पढ़ाया जाता है। सवाल ये है कि जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया है, ये तो डॉक्टरी पढ़ा हुआ था, MBBS थे ये लोग। तो मतलब क्या फर्क क्या रह गया? अगर मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है तो ये कैसे MBBS कैसे आतंकी? मैं 2 बातें कहूंगा। पहली तो बात, मैं इनके लिए व्हाइट कॉलर नहीं, मैं ब्लैक कॉलर मॉडल वर्ड यूज करूंगा इनके लिए। दूसरी बात, मुझे 2 बातों में आपका जवाब दूंगा इसका जी। पहला तो मदरसों की बात का, देखिए आतंकवाद ना भी पढ़ाया जाए, लेकिन अगर दूसरे के प्रति घृणा पढ़ाई जाए, जैसे मैंने शब्द कहे कि वो काफिर है या ये होते हैं या वो होते हैं, अगर वो चीज पढ़ाई जाए वही काफी है। क्योंकि पाकिस्तान में मालूम है क्या होता है? मुझे एक आर्मी में ने बताई थी ये बात, जो विदेशी था और पाकिस्तान की आर्मी के साथ भी जिसने ट्रेनिंग की थी और हमारे यहाँ भी की थी। तो उसने कहा जब हम बंदूक चलाने की वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, टारगेट प्रैक्टिस, तो हमारे यहाँ तो टारगेट रखा जाता है गोल गोल बना करके, गोले, और गोले में गोली लगनी चाहिए। बोले पाकिस्तान के अंदर वो टारगेट पे एक सरदार की या एक हिंदू की फोटो बनाई जाती है। अच्छा, इसमें गोली मारी जाती है, उसमें गोली मारी जाती है। वहां जो पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान तो औरंगजेब ने बना दिया था। अच्छा, अगर आप आगे इतिहास की किताबें उठा के देखें तो बड़ी हंसी आती है। और इसमें देखिए, इन चीजों को बढ़ाने में हमारा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स था उस डिस्कोर्स को धीरे धीरे मुस्लिम्स के एजुकेशन मॉडल में से गायब कर दिया गया। अच्छा, मतलब एक बार मैं आप ही का जो जी चैनल है, इसमें जी उर्दू वाला चैनल है, शायद जी सलाम, उस पर बोल रहा था मैं, 4-5 साल पहले की बात है, 15 अगस्त के दिन बोल रहा था, और टॉपिक यही था, राष्ट्रवादी मुसलमान। तो मैंने अजीमुल्लाह से लेकर के और अशफाक उल्लाह तक के, क्रांतिकारी तक के जब नाम गिनवाया 1857 से लेकर के अब तक, तो फोन इन प्रोग्राम था, फोन आने शुरू हुए बच्चों के कि सर ये आप क्या नाम बता रहे हैं, हमने तो कभी सुने भी नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा तुम्हें कौन बताएगा? तुमको तो लोग जिन्ना और लियाकत अली बताएंगे, अब्दुल हामिद थोड़ा कोई तुम्हें बताएगा।
ब्रिगेडियर उस्मानी थोड़ा तुम्हें कोई बताएगा, मकबूल शेरवानी तुम्हें तो थोड़ा कोई बताएगा। आप देखिए मकबूल शेरवानी जिसकी वजह से श्रीनगर बचा, 18 साल का लड़का था, 2 दिन तक ये रेडर्स जब आए हैं तो वो तो अशोकाबाद में आके बैठ गया था लियाकत जी, कल मैं जाके श्रीनगर में झंडा फहराऊंगा और यहाँ से फिर पटियाला फहराऊंगा, वो एक अलग चीज है, वो भी आपको बताऊंगा कभी। तो ये क्या करता था, मोटरसाइकिल थी इस पे उस जमाने वाली जो कौन सी होती थी, तो ये घूम घूम करके जिधर से भी आ रहे थे कहता था इस रास्ते से मत जाना, भारत की फौज आ गई है। और 2 दिन तक इसने उन्हें रोके रखा इस तरीके से। और जब उनको पता लगा कि इसने बेवकूफ बनाया है तो 18 टुकड़े करके मकबूल शेरवानी के शरीर के डाले थे। मुझे बताइए आज किस किताब के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है? क्यों नहीं एनसीईआरटी की किताबों के अंदर मकबूल शेरवानी को? ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। अरे जब एनसीईआरटी में बेवकूफ बैठे हैं किताब लिखने वाली इतिहास की, तो उनसे मैं क्या पूछूंगा? हमसे थोड़ा पूछेंगे, मैं अपना टाइम खराब करूंगा इनसे जाकर। सीधा टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं एनसीईआरटी को। पिछले वालों को तो बहुत करूंगा और इनको करूंगा। अच्छा, पिछले वाले में कोई दिक्कत थी क्या? कांग्रेस के शासनकाल में दिक्कत थी क्या? देखिए, कहने वाले ये कहते हैं कि जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं मैक्सिमम बीजेपी के शासनकाल में हुई हैं, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुई। और कहते वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी, जैसे आप पाकिस्तान की बात सुने तो कहते हैं कि जी भाई आप ही की हुकूमत करवाती है ये, आप ही के मोदी जी करवाते हैं ये। सर, इतिहास को अगर हम मद्देनजर रखें तो क्या फैक्ट्स हैं इस बारे में? मुझे एक बात बताइए। पहली बात तो मैंने जो कही कि आतंकवाद भारत के खिलाफ सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। ठीक है। जिस चीज को इग्नोर करते हैं, हुकूमतें किसकी थी आपके सामने है और कैसे उसको बढ़ावा मिला। अच्छा। जो नक्सल मूवमेंट इतना बड़ा खड़ा हो गया। ठीक है। मुझे ये बताइए, खैर अब तो नक्सलवाद खत्म हो गया है, अब तो आतंकवाद बचा है, अब उस पर बात छोड़िए। बम्बई ब्लास्ट किसके जमाने में हुई थी? ठीक है। अगर बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ के बाहर ब्लास्ट हुई थी, इसकी सरकार थी। या ये आपका ये जो अभी हुआ ये वाला बम्बई वाला लेटेस्ट 2008 वाला, किसकी सरकार थी? ये देखिए, वो कहते हैं पार्लियामेंट किसके सरकार में हुआ और अफजल गुरु को फांसी किसकी सरकार में हुई? देखिए मेरा एक यूपीए की सरकार में अफजल गुरु को फांसी हुई। अनुराग जी आप सही कह रहे हैं, यही तो रोना है कि हम इस देश में बजाय ये कहें कि चलो हम दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, हम एक दूसरे पे वो आरोप लगाने में लग जाते हैं। क्या ये आरोप लगाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कोई नीति बन जाएगी आतंकवाद से डील करने की कि उसकी सरकार में ये हुआ या उसकी सरकार में ये हुआ? जो मैं हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन को लेके कहता हूं, जब ये सावरकर और दूसरी डिबेट खड़ी कर देते हैं, मैंने कहा भैया सारे क्रांतिकारी थे हमारे देश के, सबको इज्जत दो, सारे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दो, ये कंपैरिजन्स बंद करो और ये छोड़ो इन चीजों। आतंकवाद की तुलना अक्सर गोडसे से, सावरकर से क्यों की जाती है? क्या ये आतंकवादी थे गोडसे? मैं मानता हूं कि गोडसे ने जो किया उसको उसके किए की सजा मिली, कह रहे वो मुसलमान बनकर ही आया था। तो कई बार ये भी कहा जाता है, जैसे मैं पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स देखता हूं तो वहां पर कपिल जी कहा जाता है कि ये जो पकड़े जा रहे हैं आतंकी ये हिंदू हैं, इनका नाम बदल करके ये बताया जा रहा है कि ये मुसलमान है। 10 तरीके। देखिए मुझे क्या बताइए, नहीं, जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो मुस्लिम पैनलिस्ट जो हैं वो गोडसे और सावरकर का नाम ले आते हैं। सुनिए, ये गोडसे की बात करेंगे, मैं पूछूंगा वो अब्दुल कौन था जिसने स्वामी श्रद्धानंद को जो है कत्ल किया था? तो वो तो कहते हैं मुजम्मत करते हैं, 1927 में मुजम्मत करते हैं। अरे गांधी ने मालूम है क्या स्टेटमेंट दिया था? अब्दुल ने जो किया सही किया, अपने धर्म को बचाने के लिए किया। ये गांधी जी का स्टेटमेंट मैं उसका मुकदमा लड़ना चाहूंगा, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। जिन्ना ने जो कॉल दी डायरेक्ट एक्शन डे की 16 अगस्त 1946 के अंदर, कितने कत्ल हुए उसमें? वो टेररिस्ट नहीं था। ये जो 47 के अंदर कत्लेआम हुआ है, 10 लाख से ऊपर आदमी मरा है दुनिया का इतिहास के अंदर, वो टेररिस्ट नहीं थे और मारने वाले। अगर गोडसे को आप इंडिविजुअल के उस पर टेररिस्ट कह रहे हैं तो मुझे और बताइए। हाँ, गोडसे कोई मॉड्यूल तो नहीं चलाता था। कोई मॉड्यूल नहीं चलाता था। हाँ, जो किया उसने गलत किया। गोडसे कोई विदेशों से इंस्ट्रक्शन नहीं लेकर के आया था गांधी को मारने के लिए। उसकी अपनी एक आदमी की वो थी, सोच थी, उसने वो की, क्योंकि बाद में सब प्रूव हो गया। इन्होंने जब वो आरएसएस से लिंक करना शुरू किया, हिंदू महासभा से लिंक करना किया, सब बेकार की बात प्रूव हुई। बाकी कोई चीज कोर्ट के अंदर निकल करके नहीं आई। और पढ़िए और आप उस चीज को देखिए। मैं एक बात बताऊं आपको कि एक मानसिक स्थिति होती है, आप उस मानसिक स्थिति में जाइए जो विभाजन के समय की मानसिक स्थिति थी लोगों की। क्योंकि हम क्या करते हैं, राजनीतिज्ञ और इतिहासकार, हम लोग सामाजिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे, राजनीतिक कारण देखेंगे, मानसिकता को हम नहीं देखते। जो हम आतंकवाद में भी मानसिकता को नहीं देख रहे।
लेफ्टिस्ट कहते हैं जी गरीब बनते हैं। अब जैसे आपने कहा व्हाइट कॉलर, मैंने कहा ब्लैक कॉलर, ये तो अच्छे खासे संपन्न लोग हैं, ये क्यों बनते हैं भाई? ग्लास्को में मैंने बताया ना आपको, ग्लास्को का जब एयरपोर्ट ब्लास्ट हुआ है 2007 में, तो उनमें एक जो था बिलाल करके कुछ, वो तो था डॉक्टर, और दूसरा हिंदुस्तान की आईआईटी का इंजीनियर था जो पीएचडी कर रहा था। अच्छा। वहां पे वो अल जवारी मैंने बताया जो अलकायदा वाला है, हाँ। वो सर्जन था, हाँ। और उस्मा बिन लादेन इंजीनियर था। वो जो और इन्वॉल्व थे 9/11 वाले के अंदर पायलट्स और वो थे, समझे आप? तो ये मुझे बताइए कि आप लोगों ने जिस तरीके से उस मानसिकता को ढूंढिए कि जब देश के अंदर जो करोड़ों जो लाखों लोग मारे जा रहे हैं, और उनके साथ भारत में क्या सलूक हो रहा है। मैं गुडसे को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, समझे? सावरकर को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सावरकर का भी नाम लीजिए भाई, उनका भी नाम बहुत लिया जाता है। मैं आ रहा हूं सावरकर पे। मैं सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ एक, कि मुझको एक बताइए कि उनके घर छिन गए वहां पे, सब कुछ छिन गया उनका वहां पे, यहाँ के लोग चले गए पाकिस्तान, और ये आया कि भाई यहाँ के लोग जो चले गए, तो आप इनको यहाँ वाले उनके घर दे दीजिए। हमारे चाचा जी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। चाचा जी कौन? नेहरू जी। अच्छा, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कश्मीरी पंडित आज तक वापस नहीं आ पाए। क्यों जाएंगे? क्यों बुलाए जाएंगे? नहीं, और देखिए आप इसके अंदर, नहीं, मैं तो इसके लिए सरकार को भी दोषी मानता हूं सर। बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे कि जो एग्रेसिव होकर के करना चाहिए वो नहीं कर रहे। 11 साल हो गए सरकार, साल हो गए नहीं कर रहे। वो बेचारा मर गया है, मतलब हर तरफ से पिसा है कश्मीरी पंडित। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये सीपीआई वाले जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग की। भाई तुम अपने आप को कहते हो हम सेकुलर हैं और नास्तिक हैं, तो एक धर्म के नाम पे जो देश मांगा जा रहा है तुम उसे सपोर्ट करने में लग गए थे। और यही नहीं, इन्होंने हमने 4 कामरेड भेज दिया पाकिस्तान में कि जाओ भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाओ। लियाकत अली ने पकड़ के चारों को जेल में डाल दिया और फांसी की सजा सुनवा दी। फिर ये भागे चाचा जी के पास कि भाई वो बचाओ, तो नेहरू ने उनकी वो फांसी वासी माफ करवा के उन्हें वापस बुलवाया यहाँ पे। और मैं याद है, नाम भूल रहा हूँ चारों के, उनमें से एक वहाँ करोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे पूरे उसको लेकर। जब भी हम आतंकवाद पर डिबेट करते हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि मौजूदा सरकार हिंदू मुसलमान कराना चाहती है? ये आतंकवाद और हिंदू मुसलमान का क्या कनेक्शन है सर? आतंकवाद तो मैं खुद मानता हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप गुस्से में आके कह दें होता है तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फिर जब आतंकवाद की बात होती है तो हिंदू और मुसलमान कराने का मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि भाई ये सरकार हिंदू मुसलमान करा? भाई वोट पॉलिटिक्स जो उस पे, वोट पॉलिटिक्स जो उस पे, कि अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा है। देखिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मुसलमान कहे कि सारे मुसलमान एक जगह वोट डालो, तो वो तो सेकुलरिज्म। और अगर हिंदू कहे कि हिंदू एक जगह वोट डालो तो वो कम्युनल है। ये सेकुलरिज्म मेरी समझ में नहीं आता। एकदम जानते मुझे इस चीज कि देखिए सेकुलरिज्म शब्द का जो गलत इस्तेमाल है, एक शब्द के उस दिन कहा एक वो डिबेट में थे, कहने लगे नहीं हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं। तो मैं कहा अच्छा, वो नेहरू ने डेफिनेशन दे दी थी, नेहरू बड़े फिलोसोफर हो गए थे हैं मार्क्स की तरीके से। सेकुलर शब्द जो है इसका सिंपल है कि राज्य और धर्म के बीच में विभाजन। और क्यों आया था ये? क्योंकि पोप जो है हर चीज में इंटरफियर करता था यूरोप के अंदर, हर देश में। तो उसको अलग करने के लिए पोप को धर्म राज्य से, पावर से ये चीज आई। बिस्मार्क ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, कुल्टेर कंफेन बोलता था बिस्मार्क, जर्मनी के अंदर। फ्रांस में ये बड़ी लड़ाई हुई। अब भारत में इसका मीनिंग अपीजमेंट हो जाएगा, क्या आपको सबका तुष्टीकरण करना हो जाएगा सेकुलरिज्म का मतलब? कपिल जी ये बताइए कि हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो नहीं, गया। मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ऋग्वेद में एक ऋचा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अही है। अच्छा, आंतरिक दुश्मन। और जो दुश्मन मेरे अंदर बैठा है वो बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। और जब तक मैं अंदर वाले दुश्मन को नहीं मारूंगा मैं बाहर नहीं कर सकता। आपकी मोहल्ले में भी झगड़ा हो ना, तो जिससे झगड़ा है वो देखता है कि इसके घर में फूट कैसे डलवाऊं और फिर मैं लाठी जलवाऊं। और
हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान दुनिया में आतंकी पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है, तो हिंदुस्तान ने जितने गद्दार पैदा किए हैं इतने दुनिया में किसी देश ने पैदा नहीं किए। एज ए हिस्टोरियन इस बात को कह रहा हूं। आप जयचंदों की और काल नेमियों की बात कर बहुत है बहुत, आज भी है ना। हाँ। आज भी है। और देखिए ऐसा है, आप रहिए सेकुलर, ठीक है, आप रहिए लिबरल, आप करिए ह्यूमन राइट्स की बात, हाँ, लेकिन इतना तो देख लीजिए कि आप उस भाषा का और उसका शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, कहां पे प्रयोग कर रहे हैं। कल ही मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने उसमें 20 नेताओं के नाम लिख दिए। मैं भाई ये बताओ, इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है पाकिस्तान में, जिसकी स्पीचेस पाकिस्तानी यूएन में भी कोट करते हैं और पाकिस्तान में भी खूब चलती है। तो ये सवाल ये है कि मैं इंदिरा गांधी की यहां तारीफ करूंगा कि गिरफ्तार होने के बाद जब वो पहली बार फिर यूरोप गई थी और जब पूछा गया उससे गिरफ्तारी वगैरह के बारे में, तो इंदिरा गांधी एक बात साफ कही थी कि हमारा आंतरिक मामला है। उन्होंने बाहर वो नहीं की थी। और एक ऑपोजिशन भी था, इस बात को कहता था कि इंदिरा गांधी को भी उस समय 71 की वॉर के अंदर किस तरीके की सपोर्ट मिली। आप देखिए पूरी कंट्री की तरफ से उठा करके, और हर गवर्नमेंट को मिली। क्या राहुल का इसको राजीव गांधी को नहीं मिली जब वो ऑपरेशन इन्होंने किया श्रीलंका के अंदर पूरा जाकर, सपोर्ट नहीं मिला। आप इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं, आज की कांग्रेस और इंदिरा नहीं, कांग्रेस एक तरफ तारीफ की है एक चीज के ऊपर, एक चीज के ऊपर की है। और इमरजेंसी में कभी नहीं करूंगा, मैं भुक्तभोगी हूँ। लेकिन आजकल जो भारतीय जनता पार्टी पर या समाजवादी पार्टी पर आतंकवादियों को सपोर्ट करने का, उन्हें कवर फायर देने का आरोप लगाया जाता है, क्या वो सही है? किन के ऊपर? समाजवादी पार्टी के ऊपर, कि भाई जैसे अबू आजमी बयान देते हैं या जिस तरीके से पार्टी के कोई भी नेता बयान देते हैं, तो कहा जाता है कि भाई ये कवर फायर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप ही का कॉन्क्लेव था तो अबू आजमी ही बोल रहे थे स्टेज से, वो सबूत मांग रहे थे, बालकोट बालकोट, सबूत चाहिए सबूत चाहिए। मैं ऑडियंस में बैठा था फर्स्ट रो में, मैं उठ के खड़ा हो गया था, मैंने माइक मंगाया, मैंने कहा अबू आजमी साहब आप सबूत खुद क्यों नहीं ले आते जा करके। बोले मैं कहां से आऊंगा। मैं कहा ऊपर चले जाइए और जितनी हूरें उनकी सेवा कर रही है गिन लीजिए और 72 से डिवाइड कर लीजिए, सारे पता लग जाएंगे कितनी ऊपर भाई मुझे एक बात बताइए कि हमने बालकोट किया, आपको क्यों मिर्चें लग गई, क्यों आप सबूत मांग रहे हैं बालकोट का। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आप क्यों सबूत मांग रहे हैं। उस मांगे तो यूएन मांगे कि भाई तुमने किया है, ये क्या किया है नहीं किया है। पाकिस्तान चिल्लाए, आप क्यों चिल्ला रहे हैं इसके ऊपर। पूरे उस पे हवाई जहाज गिर गए हमारे, मतलब हद होती है। मैंने तो एक वो पोस्टर बना दिया था कि ट्रम्प कह रहा आई स्पीक लाइज, वो राहुल गांधी कह रहा आई प्रमोट देम। और दूसरा एक बना दिया था मैंने कार्टून कि राहुल गांधी थैंक्स कर रहा है ट्रम्प के, थैंक यू वेरी मच ऑन योर लाइज माय पॉलिटिक्स फ्लाइज। कपिल जी, हमने बात शुरू की थी अयोध्या के राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और ये कृष्ण जन्मभूमि से। मैं खत्म भी उसी पे करना चाहूंगा क्योंकि आप एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं। इससे पहले मैं एक शब्द आपको बीच में और लाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब रीजंस गिना रहा था आपको आतंकवाद के, एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा जुडिशियल सिस्टम और डेमोक्रेसी। पाकिस्तानियों को, आतंकियों को ये मालूम है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या है। तो अभी आतंकी ने आतंकी घटना भी नहीं की होती, उसकी बेल और डिफेंड करने वाला वकील पहले से तैयार होता है। वो भी छोटा मोटा नहीं, कोई अच्छा खासा बड़ा वकील तैयार पहुंच रहे हैं आप वहां पर, समझा नहीं, अच्छा खासा बड़ा वकील तैयार होता है। उसके लिए पूरा टाइम है, रात 12 बजे भी टाइम है कोर्ट के पास उसके लिए। और केसेस के लिए नेशनल हेराल्ड केस चलता रहेगा कई साल, लेकिन उसके लिए रात 12 बजे भी टाइम है कोर्ट के पास में। तो ये माई लॉर्ड वाली जो जुडिशरी है, जिस तरीके से सिस्टम आज बना हुआ है, शायद प्रेमचंद भी दोबारा पंच परमेश्वर लिखने की हिम्मत नहीं करेंगे पूरी उसमें। और फिर उसमें कानून देखिए जिस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो कानून जिस तरीके के बने हुए हैं, क्या सजा, समझे। तो इसलिए इन डेमोक्रेसी और जुडिशरी, आप देखिए ना कि आप ये देखिए केस कोर्ट में है उमर का, वो चिकन नेक वाला बयान जो जिसने जिस दिन केस में कोर्ट आना है, दिग्विजय सिंह क्या चिल्लाते हैं कि ये तो साहब इनोसेंट। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ तुम कहते हो जुडिशरी है, कोर्ट है, और दूसरी तरफ तुम सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह तुम जजमेंट दे रहे हो बाहर बैठ करके पूरे उसका, जिसने जाकिर नायक को जाके गले लगाया था और उसकी किताब रिलीज की थी हिंदू टेररिज्म की लेकर के, मणिशंकर अय्यर।
आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जाके वहां पे वो मांग रहे हैं, तो इसलिए वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी वकालत करने वाले, हमारी सपोर्ट में खड़े होने वाले, हमको डाउट देने वाले पाकिस्तान से ज्यादा वहां है। पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। ठीक वो है। जानते हैं, ये भी एक फैक्टर है इसमें। अब मुझे थोड़ा सा इतिहास दर्शकों के लिए बताना पड़ेगा कि कैसे राम मंदिर के बगल में मस्जिद आ गई, बाबरी मस्जिद, कैसे काशी विश्वनाथ के बगल में ज्ञानवापी आ गई, और कैसे कृष्ण जन्मभूमि के बगल में मस्जिद आ गई। क्या ये मस्जिद पहले थी जिसके लिए फाइट हो रही है, या फिर मंदिर पहले था? और अगर मंदिर पहले था तो मस्जिद इतने सटा करके बनाई गई, क्या और कहीं जगह नहीं मिली थी? इसका इतिहास बताइए बस। सर, मेरे से एक बार एक साहब बहुत नाराज हो गए थे। हाँ। जब मैंने कहा था कि भैया ये जमीन क्या उठ पे लाद के लाए थे बनाने के लिए मस्जिद, वहां से अपने साथ, कि तुम्हारी वहां प्रयागराज में कुंभ मेले में भी जमीन हो गई तुम्हारी वहां पे, वो भी लाद के लाए थे वक्फ क्या? की जमीन बताइए। वक्फ की जमीन हो गई थी। हाँ। ऐसा है, देखिए, हाँ। किसी इंडियन सोर्स को मत पढ़िए आप मथुरा को लेकर के, ठीक है। भूल जाइए। मानुची को उठा लीजिए। अच्छा। इटालियन ट्रेवलर था, हिंदुस्तान में रहा औरंगजेब के समय पे, और पूरा उसने 4 वॉल्यूम में उसका आता है लिखा हुआ। वो जो इस पे लिख रहा है मथुरा के ऊपर, कहता है कि जब तक जोधपुर वाले जसवंत सिंह जिंदा रहा, औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी मथुरा के टेम्पल पे नजर डालने की। अच्छा। इसकी नजर बहुत पहले से थी। हाँ हाँ। तो जसवंत सिंह को मरवाया गया। उसके मरवाने के बाद में इसने फिर वहां पे वो ध्वस्त करा के और वहां पे मस्जिद बनवाई। अच्छा। अब मेरा एक सवाल उठता है, यही मैं ज्ञानवापी को लेके कहता हूँ, साहब आपको मस्जिद अगर बनानी थी तो शहर के अंदर जगह कम थी क्या? वहीं पे बराबर में क्यों बनानी थी अगर आप कहते हैं कि ये मस्जिद आपने बनवाई? और ऐसे ऐसे तर्क दे रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। एक साहब कह रहे थे अकबर ने बनवाई थी। हाँ। कि वो साहब, वो तो देखिए, वो उसने अपना दीन इलाही चलाया था, वो चलाया। मैं कहा भाई, एक तरफ तो तुम अकबर को काफिर बता देते हो कि इस्लाम से हट गया था, आज तुम्हें अकबर को लेना पड़ रहा है, उसका नाम लेना पड़ रहा है अपने इसको सेव करने के लिए, बनाने के लिए। ये पहले तो तय कर लो कि अकबर क्या था भाई, तुम्हारा इस्लामिक था भी अकबर या नहीं था पूरा इसके लेकर के। एक साहब ने क्या तर्क दिया कि देखिए साहब, औरंगजेब ने वहां पे इस मंदिर की रखवाली के लिए अपने सिपाही पोस्ट कर रखे थे। अच्छा। तो उनको दूर ना जाना पड़े नमाज पढ़ने के लिए, तो इसलिए वहां पे नमाज पढ़वा दी। सवाल यहाँ पे सर मेरे या आपके या किसी के तर्क देने का नहीं। सवाल आपको एक और उदाहरण देके मैं इस बात को बता देता हूँ। मैं खंबात गया, पुराना वो है, हिस्टोरियन का मेरा इंटरेस्ट है। पूछा लोगों से, भाई कोई पुरानी जगह यहाँ देखने को, कोई इमारत वगैरह कुछ है? बोले साहब एक रात की मस्जिद दिखाइए। एक रात की मस्जिद? हाँ। तो मैं बड़ा चौंका, मैं कभी ये एक रात की मस्जिद क्या हुई? तो उत्सुकता बहुत हुई, गया मैं देखने। पूरा स्ट्रक्चर देख लिया सर मैंने, पूरा मंदिर है। अच्छा। पूरा का पूरा स्कल्पचर वल्पचर अब तक वही लगे हुए हैं। हाँ। रातों रात उस मंदिर को कन्वर्ट किया गया एक रात की मस्जिद के अंदर। कहलाती भी वो एक रात की मस्जिद है। वो ढाई दिन का झोपड़ा जैसे वो कहलाता है अजमेर वाला। ठीक है। इरफान हबीब जैसा व्यक्ति जो इनका आका है, 1 घंटे एक चैनल के ऊपर, पॉडकास्ट चैनल के ऊपर, मेरे साथ वो AMU के हिस्ट्री के हेड थे नदीम, वो लगे रहे डिबेट पे। नहीं तोड़ी, नहीं तोड़ी, नहीं तोड़ी। मैं हंसता रहा, मैंने ये सब अनुची कुट कर दिए। 2 दिन बाद इरफान हबीब को टीवी पे आके ये कहना पड़ा कि मैं मानता हूं कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा तोड़े थे मंदिर। अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब हम मस्जिद को तोड़ दें। ऑन रिकॉर्ड है टीवी चैनल के ऊपर। अच्छा। इरफान हबीब, जिसको इन्होंने बाबरी वाले केस के अंदर बहुत बड़ा वो बनाया था गवाह, और मालूम है इन हिस्टोरियंस का क्या हाल हुआ था बाबरी केस के अंदर? ये शिरीन मुस्वीरो मिला था पढ़वा पढ़, सबने स्टेटमेंट दिए थे ना, और गवाहों में नाम रखवा दिए थे। जरा हाई कोर्ट की वो पढ़ दीजिए इनकी। जब इनसे पूछा जाता है सबूत क्या है आपका, कि मैंने तो उसमें पढ़ा था, मैंने तो उस अखबार में पढ़ा था, मैंने तो उससे सुना था, एक सबूत नहीं पेश कर पाया। तो जब सरकार के पास इतने सबूत हैं एक रात की मस्जिद से लेकर के, और तमाम हमें जो हमने देखा काशी विश्वनाथ मंदिर में और ज्ञानवापी में जो प्रमाण मिल रहे हैं, तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या दिक्कत? अब इसको वोट बैंक मत कहिएगा। वोट बैंक नहीं, हाँ। नहीं, वोट बैंक नहीं। देखिए मैं ये कहूंगा, हम चाइना नहीं है, डेमोक्रेसी है। और दूसरी तरफ जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे ये डेंजर लगता है कि एक तरफ हमारा देश जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में है,
काफी सफल रहा है पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा को तोड़ने में कि सारे इस्लामी एक हो जाओ इंडिया के अगेंस्ट। जी, काफी सफल रहा है उसको तोड़ने के अंदर। और तो शायद गवर्नमेंट्स को ये वो है कि अगर ये इस तरीके की हरकत करते हैं तो फिर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको हवा मिलेगी और हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर हमारा आइसोलेशन और हमारी वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ऐसे तो कभी सॉर्ट आउट होगा नहीं, ये होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं ये होगा। ऐसे ही रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद कोर्ट से ही होगा जो होगा। हाँ, कोर्ट से होगा। जैसे अयोध्या का हुआ, हाँ, कोर्ट से ही होगा। अयोध्या को तो बलिदान मानते हैं मुसलमान, कहते हैं कि भाई हमने कंप्रोमाइज नहीं किया होता तो फिर आप कैसे बना लेते? आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना दूं। हाँ, अमृतलाल नागर है, हाँ जी, गदर के फूल उनकी पुस्तक है, और ये तो लेफ्टिस्ट थे अमृतलाल नागर। उसमें जो अयोध्या का जिक्र है कि 1857 में वहां के पंडित और मौलवी ने मिलकर के एक मीटिंग की और उसमें ये फैसला हुआ कि हमें एक होकर अंग्रेज से लड़ना है और ये मंदिर हिंदुओं का है, इसे वापस कर दिया जाए। और एक होके लड़े। उसके बाद अंग्रेज वापस आ गए तो उन मस्जिद और मौलवी में नाम भूल रहा हूँ दोनों के जी, उन दोनों को वहां पे पेड़ पे फांसी दे दी गई लटका करके। अच्छा। और 1885 तक वो पेड़ मौजूद रहा, लोग उसकी पूजा करते थे उस पेड़ की जी। बाद में डिप्टी कलेक्टर ने अंग्रेज ने उसको कटवा दिया। ये है अयोध्या। और इंटरनली ये सारे जानते हैं कि असलियत क्या है। अब ज्ञानवापी में ही आप देख लीजिए ना कितने सबूत नीचे निकल करके आए। मुझे ये बताइए, आप तो ये कह रहे हैं कुतुब मीनार को देखिए, ये उसके कुत्ते इस्लाम जो मस्जिद है जी, वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पूरा लगा हुआ है ना कि 21 टेम्पल तोड़ करके जी। और आप उस पूरे कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए क्या है वो कॉम्प्लेक्स। वो पिलर से लेकर के, आयरन पिलर से लेकर के जी, और जो पूरा नृत्य मंडप और वो सारी चीजें हैं, अब देख लीजिए उठा करके उसको। कुतुब मीनार के अंदर पत्थर लगे हुए आप देख लीजिए कैसे। अब मेरा ये कहना है दिक्कत कहाँ आ जाती है। देखिए हिंदू बहुत सहिष्णु है और अगर हिंदू सेकुलर नहीं होता ना तो दुनिया का इतिहास कुछ और होता है। हमने तलवार लेके नहीं किसी देश पे हमला करके किसी को हिंदू बनाया। प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि अगर ये बात वहीं खत्म कर दी जाती तो भाई ठीक है, आज के मुसलमानों को तो कोई दोष नहीं दे रहा कि तुमने ये किया है मथुरा काशी को लेकर के, तो तुम उसके औरंगजेब ने जो किया है, जो बाबर ने जो किया, डिफेंड क्यों कर रहे हो? तुम उसको अपने सिर पे ठीकड़ा फोड़ के क्यों चल रहे हो उसको लेकर? अगर गलत हुआ था तो उसको सुधारो। और मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा, अपना एक तजुर्बा बताऊंगा आपको जी। मुझे इस्लामिया कॉलेज चेन्नई में इनवाइट किया गया एक सेमिनार के अंदर। अच्छा। तो एनजीओ है, हिस्ट्री के प्रोफेसर पहले होते थे जामिया में, इन्होंने मुझे बुलाया। मैं कहा मुझे बुला रहे हैं? बोले नहीं आपको सुनना है। तो करीबन 1,500-2 हज़ार की गैदरिंग थी, यंगस्टर बहुत थे। तो मैंने वहां कुछ सवाल उठाए। मैं कहा बहुत सीधा बोलता हूँ, मैंने मान लिया मुसलमानों में गरीबी है, मैंने मान लिया कि पढ़ाई की कमी है, नौकरी की कमी है। आपके यहाँ बच्ची एमएससी कर ले तो लड़का नहीं मिलता शादी के लिए आसानी से। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो आपके नाम पे सियासत करते हैं तो उनके बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, आपके बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे। उनके पूरे कुनबे के पास लाखों की जायदाद होगी, आपका बच्चा वही सड़क पे जाएगा। मैं कहा जिस दिन इन बातों का सवाल आपने गिरबान में हाथ डाल के पूछ लिया उस दिन ये हिंदू मुस्लिम खत्म। मैं चाहता भी हूँ कपिल जी कि ये हिंदू मुसलमान हम चाहते हैं भाई, हम देश की बात करना चाहते हैं। मैं जितने भी मुसलमानों को जानता हूँ या जिनसे भी मिला हूँ वो सब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। ये वंदे मातरम कंट्रोवर्सी भी मैं आपको बताऊं, 1 मिनट में खत्म हो सकती थी कंट्रोवर्सी। हाँ। आप कहते भाई ठीक है, देखिए किसी वजहों से, हमारी धार्मिक वजह से, हाँ, अगर हम मानते हैं हम इसे नहीं गाना चाहते, हाँ, लेकिन हम इसकी जगह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाएंगे, हाँ, खत्म मामला, चुप कर जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ बीबीसी चैनल पे। अच्छा। इरफान अभी भाग गए थे लाइव प्रोग्राम छोड़ के। अच्छा, सारे जहां से भी नहीं गाया उन्होंने। सारे जहां से भी नहीं, समझिए आप, तो बात ही खत्म हो जाती है। और देखिए मैं कहना नहीं चाहता इन पुरानी चीजों को लाके, वो कई बार इतिहास बी आर अम्बेडकर साहब को पढ़ दीजिए, उन्होंने अपनी किताब जो पाकिस्तान पे लिखी थी जी, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में कि धर्म की वजह से जो कट्टरता है वो देश के हो ही नहीं सकते। यही एनी बेसेंट ने कहा 1908 के अंदर इनको लेकर के। लेकिन एक चीज देखिए, मैं अपने हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं
कि देखिए धर्म जो है वो लंबे अरसे तक कभी भी राजनीतिक एकता का वो नहीं बन सकता। हमारे सामने इतिहास है कि धार्मिक एक धर्म होते हुए भी हम छोटी छोटी रियासतों में बट के आपस में लड़ते रहते थे। और दूसरा इतिहास आपके सामने है कि आज अगर ये इतना बड़ा सॉलिड फैक्टर होता तो फिर इराक, जॉर्डन, कतार, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, यूएई अलग अलग नहीं होते, या यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह, ये क्रिश्चियन एक स्टेट्स होती पूरी। सही बात है। चलिए कपिल जी, आपने तथ्यों को आधार मान करके जो कुछ बताया, जो कुछ आपने चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसमें लगेगा कि आपसे चर्चा करनी है तो जरूर आपको कभी भी अनुराग जी, देश की खातिर कभी भी, और ये एक जुनून होता है जी कि हमें देश को मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी आज ये है कि आज भारत के युवा में एक बात सामने आ गई है कि देश बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, जो पहले नहीं थी। जो पहले थी अमेरिका जाके ही मैं बढ़ सकता। ये एक बहुत बड़ी चीज आई है। और महिला शक्ति जिस तरीके से आगे आ रही है देश के अंदर, तो हम भी समझते हैं कुछ ना कुछ योगदान कहीं भी जागृति में अगर हम कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस योगदान का। प्रोफेसर कपिल कुमार को आज आपने सुना कई मुद्दों पर, कई ज्वलंत मुद्दों पर, जिससे दिल व्यथित था, मन परेशान था। उन मुद्दों पर मैंने सोचा कि कपिल जी से बात की जाए, और कपिल जी ने काफी हद तक उस जलजले को, उस अंतर्द्वंद को शांत करने की कोशिश भी की है। ये पूरी तरह शांत तब तक नहीं होगा जब तक हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता बरकरार रहेगी समाज में। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज की जनरेशन से लेकर कपिल कुमार जी तक जब इतनी सोच है, इतनी समझदारी है, तो फिर ये वैमनस्यता ज़रूर ख़त्म होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका करना चाहूँगा। आपने समय दिया। और आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ये पॉडकास्ट, ये कारनामा आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगले मेहमान के साथ कारनामा लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ठीक रहा, बहुत बढ़िया सर। आप मुझे चैनल का लिंक भेज दीजिए। मैं भेज दूंगा, इसको मैं कल परसों डाल दूंगा। जल्दी डालिए भाई साहब।